तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीडीपी देखेंगे, देन सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। तो सीडीपी में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर का प्रावधान। देखिए डिसकैलकुलिया ये जो है एक अधिगम विकार होता है। जब किसी बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे को डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। और जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया है उसके लिए कैलकुलेटर का प्रावधान होना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ होती है, इसीलिए इन दोनों का संयोजन एकदम सही बैठेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विद्यालय, ठीक है। ये जो है पर्यावरणीय कारक है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहना है एनवायरमेंट, ठीक है, और साथ में हेरिडिटी, दोनों ही, ठीक है। कहने का मतलब है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही चीज़ अधिगम को प्रभावित करती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? तो राइट आंसर होगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बेसिकली पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है। मैंने आपको पियाजे की थ्योरी करवाई हुई है, ठीक है। उन्होंने विकास के 4 स्टेप्स दिए हैं। इंग्लिश में SPCF न्यूमोनिक बनाकर आपको याद करवाया था। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़कर जानी है क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ठीक है। ये कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। चलिए आंसर होगा बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? देखिए फ्रेंड्स इस बार सीटेट में नहीं यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप आंसर चूज़ करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा कि उसमें कहीं नहीं वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य विशेष शिक्षा, ठीक है। इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है फ्रेंड्स, RTE 2009 ये आपने पढ़ लिया होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी है, ठीक है। और इसी RTE 2009 में दिव्यांग बच्चों के लिए कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आज हम ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम ओनली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से डैश गतिविधि है? तो फ्रेंड्स ये एक सोशल गतिविधि है यानी कि सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आंसर है संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम। तो फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है, विकास का क्रम हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, विकास 2 प्रकार से होता है, एक होता है सर से पैर की ओर और एक होता है केंद्र से बाहर की ओर। इससे रिलेटेड काफ़ी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली, ठीक है, इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा में याद रखना है। तो जब आपका विकास सर से पैर की ओर होता है यानी कि हेड टू टो होता है, इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल।
और जब आपका विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं पर यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं यानी कि रिवर्सिबल हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर वह निर्भर करते हैं? तो वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, सोशल एक्टिविटी है अधिगम यानी कि लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, प्रगतिशील कक्षा जो है ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इनके ऊपर आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़कर जाने हैं क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में, अलग अलग टाइप के। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसके फादर कहे जाते हैं जॉन डीवी, और इसके लिए जॉन डीवी ने शिकागो में लैब स्कूल भी खोले थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि एनईपी 2020 में मूल्यांकन को लेकर क्या कहा गया है? आंसर है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, ये कहा गया एनईपी 2020 में। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एनईपी 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकतावाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और मातृभाषा को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना और फिर सरल की ओर बढ़ना, इससे बचना चाहिए क्योंकि सबसे पहले बच्चों के सामने सरल अवधारणाएं होनी चाहिए, उसके बाद ही जटिल अवधारणाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? तो आंसर होगा समाज के साथ अंतःक्रिया करके। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आप वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, एस, सी और एल, यानी कि सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में निम्न में विषम कथन का चयन कीजिए। व्याकरण और शब्दावली की परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा, ये क्या है? एक विषम कथन है। ठीक है, चलिए भाषा से क्या अभिप्राय है? तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ करके आया हुआ है बहुत बार फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा कैसा है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5+3+3+4। ठीक है, ये है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था के इस स्तर पर जो है ये प्रस्तुत करनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती? तो व्याकरण पर। ठीक है, ग्रामर को लेकर के आप पोयम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी कि कविता पढ़ा रहे हैं तो साथ में आपने व्याकरण नहीं पढ़ानी है क्योंकि कविता पढ़ाते हुए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? तो आंसर है फ्रेंड्स रचनात्मक लेखन। ठीक है, इसका विकास कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? तो आंसर होगा इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? तो ये चीज़ आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा? निष्कर्ष निकालने का कौशल बच्चों में डेवलप होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब फ्रेंड्स हम मैथ्स की बात कर लें तो देखिए मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक विद्यार्थी गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो आंसर है फ्रेंड्स एक एक संगति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो आंसर होगा अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, यानी कि कम से कम वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष एक प्रश्न रखा। देखिए क्या प्रश्न रखा। 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह की 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं। उसकी कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, आपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रियाविधि को लिखिए। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त के संदर्भ में एकदम सही होगा? तो आंसर है शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाह रही हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती हैं कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्न में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विवाद, रेल समय सारणी का, समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है।